नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हमने आपको ए टू जेड संविधान संशोधन से संबंधित एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया था। काफ़ी हेल्पफुल रहा था उन बच्चों के लिए जिनको एग्ज़ाम देना था, क्योंकि कुछ एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम में फ़िक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज के इस वीडियो में हम ए टू जेड आर्टिकल को देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बेशक थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो इसीलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज हम सभी संवैधानिक आर्टिकल को। साथ में जो भी न्यू आर्टिकल इंक्लूड किया गया उनका क्या मीनिंग है, कब किया गया, इस बात को भी हम ध्यान में रखते चलेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये क्लास बिना किसी रुकावट के। सबसे पहले आपको हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक या पीडीएफ, आपको पता ही होगा हमारे कंटेंट की जो वैल्यू है ना। तो आप लोग इस मोबाइल नंबर पे, नंबर है हमारा 939372693225, इस पे आप जो है व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को छोटी सी फ़ी अदा करके बाय करेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के थ्रू भी जाएंगे। कंटेंट अवेलेबल एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम है ना, ऐसा इत्यादि का है, तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बात, संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, ये दो बात ध्यान रखना है। इसके बाद संविधान की जो हिंदी पांडुलिपि है वो बसंत कृष्णा वैद्य के द्वारा लिखा गया था, और जो अंग्रेजी पांडुलिपि है वो प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया था। भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, और भारतीय संविधान जो है अनेक देशों से तथ्यों को मिलाकर बनाया गया है, फिर भी सबसे अधिक इम्पैक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। ये कुछ एक मोटे मोटे बात जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला आर्टिकल से। पहला आर्टिकल है हमारा संघ का नाम और क्षेत्र। पहला अनुच्छेद में आपको मिलेगा संघ का नाम और क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण या मौजूदा राज्यों के जो सीमा, नाम परिवर्तन इत्यादि करना है वो किसके सहयोग से या फिर किसके द्वारा किया जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर यहीं पर डिमांड करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी राज्य का नाम, सीमा इत्यादि को चेंजेस करना है तो कौन कर सकता है। राष्ट्रपति कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, भारत के संसद कर सकते हैं, आप बताना जरूर। अनुच्छेद 4 है अनुसूचियों संशोधन से संबंधित व्यवस्थाएं। ये जो अनुच्छेद 4 है, ये जो आपका 3 या 2 में जो भी आप छेड़छाड़ करेंगे तो इनमें भी जो है अपडेट करना पड़ता है, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। इनके अलावा अनुच्छेद 5 है संविधान लागू होने के समय नागरिकता का क्या प्रावधान था। इनके अलावा अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान गए और लौटे व्यक्तियों की नागरिकता, है ना। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। ठीक है, देखिए इसके बाद जो अनुच्छेद 9 है विदेशी नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। जो यहाँ पर आर्टिकल 9 इस बात को डिफाइन करता है कि अगर आप इंग्लैंड की नागरिकता ले लेंगे तो आपका जो है इंडिया का नागरिकता समाप्त हुआ माना जाएगा। अनुच्छेद 10 है नागरिकता का निरंतर अधिकार, है ना। नागरिकता इंडिया में कई प्रकार से लिए जा सकते हैं और कई प्रकार से नागरिकता जो है ख़त्म होती है। जैसे आप कोई संगीन बहुत बड़ा जुल्म कर लेंगे तो भी आपकी नागरिकता पे आफत आने वाली है। कहीं देश से बहुत दिन बाहर रह गए तो भी आपके नागरिकता पे आफत आएंगे, या फिर किसी जो आपके हमारा जो मतलब दुश्मन कंट्री है उनके साथ आप मिल लिए तो भी आपके नागरिकता पे आफत आ जाएंगे, या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता आप ले लेते हैं तो भी आपकी नागरिकता पे आफत आया माना जाएगा। अनुच्छेद 11 है संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। तो ये भी क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। पार्टिकुलर एक ऑप्शन प्रेसिडेंट साहब भी दिया गया होता है, और एक संसद भी रहता है। तो आपको सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं मारना है, संसद के होल पार्ट को मारना है, यानी संसद आंसर करना है, क्योंकि संसद में प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा भी आ जाते हैं। अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा। अब ये जो 12 है ना, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। एक एक आर्टिकल बहुत ही वैल्यू की होती है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये कोई बाउंड नहीं है कि यहीं से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर 5-6 साल पिछला एग्जाम को टटोला जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या तो फंडामेंटल राइट से आते हैं या डीपीएसपी से आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। और अगर बड़े अधिकारीगण में क्वेश्चन पूछे तो राज्यपाल, महान्यवादी और
जो आपका प्रेसिडेंट है वहाँ से आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो हम सारे ही देख लेते हैं ना, झंझट क्यों क्यों भाई, पूरा कर लेते हैं, कुछ भी पूछे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो अनुच्छेद 12 जो है ये आपके राज्यों के परिभाषा से संबंधित है। यहाँ से बिगिन होता है आपके संविधान के पार्ट 3, है ना, जिसे अपन फंडामेंटल राइट कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। पहले कितने थे? 7, वर्तमान में कितने हैं? 6 है। कौन से हटाए गए? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 1978 में हटाया गया। कौन से संविधान संशोधन था वो? 44वां संविधान संशोधन था। अभी संपत्ति के अधिकार कहाँ पे रखा गया है? आर्टिकल 300 के क में, एज अ विधिक अधिकार। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। अनुच्छेद 13 है मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की असामान्य। अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता, है ना। ये जो अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता, राम भी जाएगा तो वही तो उसी प्रकार से कानून ट्रीट करेगा, और मोहन भी जाएगा तो उसी प्रकार से कानून ट्रीट करेगा। अनुच्छेद 15 है भेदभाव का निषेध, है ना। आर्टिकल 15 जो है जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव का निषेध इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक रोजगार के अवसर को, है ना, समानता देना, यानी जो भी सार्वजनिक रोजगार कहने का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे जो सरकारी सेक्टर के काम है, नौकरी पेशा है, वहाँ पे अवसरों की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 है छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, है ना। अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। इस अनुच्छेद 19 में जो है ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स इसे आप कह सकते हैं। इसमें वर्तमान समय में 6 चीज़ों का प्रावधान दिया गया है, जिसको हम इसी स्लाइड के नीचे देखेंगे। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए संरक्षण, है ना। ये जो है आपको अपराध के लिए संरक्षण देता ही है, साथ ही साथ ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। मैं बार बार इस बात को बताते आ रहा हूँ, परिस्थिति में ये कभी भी चेंजेस नहीं होते हैं, यानी ये नो चेंजेबल है ना, नो चेंजेबल है। आज हमारा जो है ना पेन सही से नहीं काम कर रहा है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। ये दोनों के दोनों आर्टिकल आपके नो चेंजेबल है। कोई भी परिस्थिति हो देश में, चाहे तो आपातकाल ही क्यों ना हो, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होता है। इस बात को एकदम ध्यान रखना, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और 21। और ये दोनों के दोनों आर्टिकल इंडियन नागरिक के साथ साथ जो है विदेशी नागरिक पर भी एप्लीकेबल होता है, यानी उसको भी एज इट इज ट्रीट किया जाता है, एज इट इज मौलिक अधिकार समझा जाता है, यानी 20 और 21। इसके अलावा अनुच्छेद 21 जो है ये जो है शिक्षा का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है ना। इसे निजता का अधिकार भी कहते हैं, मैं ये बताना भूल गया था, निजता का अधिकार भी कहते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 21 का ए है ये संविधान में बाद में ऐड किया गया। आप जितने भी ए बी सी इस प्रकार से आर्टिकल देखते हैं, इसका मतलब वो जो है बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये मूल आपका आर्टिकल नहीं हुआ, ये बाद में जोड़ा गया आर्टिकल है, और ये जोड़े जाते हैं आपके 2002 में। कब जोड़ा जाता है? 2002 में जोड़ा जाता है। और उसके लिए जोड़ने के लिए जो प्रावधान किया गया था 86वां अमेंडमेंट किया गया था संविधान के अंदर। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको कहा कि भाई जो आर्टिकल 19 है ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे हम आर्टिकल 19 के सभी 6 बातों को देख लेते हैं। आर्टिकल 19 के 1 में कहा गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद आर्टिकल 19 1 के ए में होगा। कोई भी आदमी अपनी मत रख सकता है, इसके लिए छूट है, अभिव्यक्ति रख सकता है, तो आर्टिकल 19 के ए में है। शांतिपूर्ण ढंग से अगर आप सम्मेलन वगैरह करना चाहे तो आपको आर्टिकल 19 1 बी परमिशन देगा। संगम और सहकारी समिति अगर आप बनाना चाहे तो आर्टिकल 19 1 सी आपको परमिशन देगा। आप भारत में कहीं भी बिना वीजा का, बिना रोक टोक का घूम सकते हैं, चाहे तो आप लद्दाख घूमें, अब तो जम्मू कश्मीर कहीं भी घूमिए, पहले थोड़ा बहुत था रिस्ट्रिक्शन, लेकिन अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो है आपके आर्टिकल 19 1 डी देता है। भारत के किसी भी भूभाग में आप निवास कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। 19 के 1 ई देते हैं। इसके अलावा आप कोई भी अपने मन से अपने अनुकूल जीविका चलाने के लिए व्यापार बिजनेस कर सकते हैं, यह आर्टिकल 19 1 का जी देता है आपको अधिकार। तो ये थे ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स 19, जिसे हम अच्छे से समझे। यहाँ से क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि 19 के 1 के सी में क्या है। अब 19 में जो सिर्फ स्वतंत्रता का अधिकार याद कर ले उनको तो दिक्कत हो जाएगा ना गुरु, तो दिक्कत क्रिएट ही क्यों करना, मिटा दो सभी दिक्कतों को, क्योंकि तुम्हें जाना चांद के पार है ना। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण, है ना, गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण। ये भी आपको जो है एक आम आदमी पे बहुत अच्छा मौलिक अधिकार है, जो उनको, है ना, गिरफ्तारी संबंधित जो है रियायत देता है।
इनके अलावा अनुच्छेद 23 है, ये अभिशाप था पहले और अभी भी जिस देश में ये प्रचलित है अभिशाप ही है। बंधुआ मजदूर आप जो आम भाषा में समझते हैं, है ना, तो यही ये आर्टिकल 23 है। इसमें आपको कोई भी आदमी ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता। आप किसी भी महकमा में, अगर आप सरकारी महकमा में ही क्यों ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, रिजाइन देनी है, तो आप दे सकते हो, आप स्वतंत्र हो, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। अगर हम इसको सरकारी महकमा से हट के कहें तो कोई भी मालिक, कोई भी कंपनी आपको ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, है ना। इसको मानव तस्करी भी एक शब्द जोड़ा गया है, यानी जो सीधे सीधे मानव की तस्कर होते थे, कहीं कहीं अभी भी प्रचलित में होंगे, है ना, अफ्रीकन कंट्री वगैरह में, जैसे कि पिक्चर में देखते हैं, अब है कि नहीं है भगवान जाने, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पे निषेध बताया गया है, जो बहुत अच्छा काम किया गया है यहाँ पे। अनुच्छेद 24 जो है बालकों से खतरनाक रोजगार का निषेध, है ना। 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बालक हैं उसे किसी भी कल कारखाना में हैवी काम पे नहीं लगाया जाएगा, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा अनुच्छेद 24 माफ कीजिएगा 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आप कोई भी धर्म मान सकते हो। मेरा मन है मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ, आपको कोई भी धर्म मानना है आप आराम से मान सकते हो, कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ठीक है, यहाँ पर भी जो है आपको कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 27 है अगर आप धर्म कर्म में कोई चीज़ खर्च करते हैं, प्रचार प्रसार इत्यादि में, तो आप पे जो है टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा कि भैया आपको टैक्स देना ही देना है, ऐसा नहीं है। इनके अलावा अनुच्छेद 28 जो है ये धार्मिक शिक्षा निषेध है, कुछ अपवाद सहित। कुछ अपवाद सहित इस बात को मतलब कुछ प्रचलन में है, कुछ नहीं है, धार्मिक शिक्षा निषेध, है ना। इनके अलावा अल्पसंख्यकों के हित से संरक्षण आर्टिकल 29 में है। अनुच्छेद 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में आएंगे और आते रहेंगे, ठीक है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है ताकि उनकी भी अस्तित्व बना रहे, यह आर्टिकल 30 है, ठीक है भाई। अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार 1978 में मौलिक अधिकार से हटाया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आर्टिकल 31 है ये संपत्ति के अधिकार अब कहाँ चला गया है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये संपत्ति के अधिकार अब चले गए हैं आर्टिकल 300A में, और वहाँ पे इसका नाम संपत्ति के अधिकार तो है लेकिन किस अधिकार के रूप में है, विधिक अधिकार के रूप में, है ना, विधिक अधिकार के रूप में जो है उन्हें वहाँ पे रखा गया है, न कि ये मौलिक अधिकार के रूप में है। इनके अलावा अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भीमराव अंबेडकर साहब ने इस आर्टिकल को जो है संविधान का आत्मा बताए थे। इनके अलावा ये आर्टिकल 32 जो है इससे सुप्रीम कोर्ट आपके रिट जारी करते हैं, और इसके अलावा ये आर्टिकल 32 जो है इससे कॉमन मैन यानी आम नागरिक जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकार का जो हनन हुआ है उनकी बात रख सकते हैं, ठीक है। अपने आप कलर कैसे चेंज हो जाता है पता नहीं चल रहा है, ठीक है, चलिए न कोई नहीं बात। इनके अलावा अनुच्छेद 33 जो है सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगाने की संसद का है। इनके अलावा अनुच्छेद 34 जो है मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध है ना। अनुच्छेद 35 जो है संसद द्वारा कुछ अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित कानून है। और अनुच्छेद 36, अब यहाँ से 35 जो है ना, यहाँ से आपका पार्ट 3 क्लोज हो गया, अब यहाँ 36 से पार्ट 4 स्टार्ट होती है। पार्ट 4 में है भैया डीपीएसपी, और डीपीएसपी लिए गए हैं कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है आपके डीपीएसपी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और किस कहाँ पर रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है। ये आर्टिकल आपको 36 से लेकर के 51 तक के बीच में वर्णित है, ठीक है। और इसका उद्देश्य आपसे पूछा जाता है तो बताइएगा, राज्यों को कल्याणकारी बनाना, है ना, कल्याणकारी बनाना राज्यों को, ये इनका उद्देश्य रहता है किसका, डीपीएसपी का। क्या ये परिवर्तनीय है तो कहेंगे नहीं, ठीक है। आइए आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा। वहाँ पे आप आर्टिकल 12 में भी राज्य से संबंधित इस प्रकार की बात देखे थे, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के थ्रू था। यहाँ पे आप डीपीएसपी के थ्रू देख रहे हैं इस बात को। आर्टिकल 37 में क्या है, निदेशक सिद्धांतों का अनुपालन करने में राज्य का दायित्व, जो राज्य का आपका फर्ज है, इस बात को रखा गया है आर्टिकल 37 के अंदर। अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन और लोगों की कल्याण की सुरक्षा, यह आर्टिकल 38 में कहा गया है। आर्टिकल 39 क्या है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, विशेष रूप से नागरिकों के अधिकार और समानता, ये आर्टिकल 39 में है,
ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है ये है, लेकिन ये किस चीज़ में, तो नागरिकों के अधिकार और समानता, है ना, इस बात पे जो फोकस करता है आपका वंद है, ये कहाँ है, आर्टिकल 39 में। फिर इसके बाद में बहुत सारे आर्टिकल आए, 39 के ए आए, समान एवं विधिक निःशुल्क न्याय, ये सब जो है जोड़ा गया बाद में, ठीक है। अनुच्छेद 39 से यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, समान एवं न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। इनके अलावा अनुच्छेद 40, ये ग्राम पंचायतों का संगठन, ये बहुत बार पूछा जाता है और मेरे हिसाब से ये सबसे हल्का आर्टिकल है, छोटा सा लैंग्वेज है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समिति के बारे में हम 243 में विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन डीपीएसपी के अंदर एक आर्टिकल है 40 जहाँ पे ग्राम पंचायतों के संगठन की थोड़ा सा झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, है ना। अनुच्छेद 42, काम की उचित और मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत, जो प्रसूति सहायता वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पर है आपका दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 43, मजदूरों को जीविका के लिए पर्याप्त वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर, है ना, ये है आर्टिकल 43 के अंदर। 43 ये क्या कहता है कि उद्योगों में श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 44, सभी नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता, ये भी ध्यान रखना है। इनके अलावा अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से जो आपके 6 वर्ष से तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, तो यहाँ पे मैंने एक आध दिन आपको बताया था कि भारतीय संविधान में शिक्षा वाला बात एक तो आपका आर्टिकल 21 ए करता है, एक आपका 45 करता है और एक आपका 51 ए करता है। ये तीनों जगह आपको शिक्षा से संबंधित बात ही देखने को मिलती है और सभी के सभी कहीं ना कहीं बच्चों को रिलेट करके है, हालांकि मौलिक कर्तव्य जो है उन बच्चों को पालने वाले पे लागू होता है, ठीक है। इनके अलावा और डीपीएसपी टोटली राज्य पे लागू होता है और आर्टिकल 21 से उस बच्चे पे लागू होता है जो पढ़ना है, जिनको पढ़ना है, ठीक है, जिनको शिक्षा चाहिए। आर्टिकल 46, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों का संवर्धन, है ना, ये बताया गया है कि भाई जो मतलब मजबूर हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, उनको जो है दिया जाना चाहिए फैसिलिटी, है ना, उनका जो है मदद करना चाहिए। अब ये होता है नहीं होता है ये तो ऊपर वाला ही जाने। अनुच्छेद 47, पोषण स्तर पर जीवन स्तर का संवर्धन और स्वास्थ्य का सुधार, इन्हें भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन, गाय बछड़ों की हत्या पे निषेध, जो भी आपका जानवर है उनकी हत्या पे निषेध यहाँ पे बताया गया है, और कृषि और पशुपालन का संगठन। फिर 48 का ए भी आता है, इसमें बाद में आता है यहाँ पे पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा व सुधार, इसके नीचे लिखा गया है ना। ऐसा नहीं कि सभी बाद में ही आता है, लेकिन कुछ एक आर्टिकल बाद में आते हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य टोटली बाद में आए थे, है ना। इनके अलावा जो आपका है अनुच्छेद 49, है ना, राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं उनको वस्तुओं का संरक्षण करना, जैसे आपका संसद भवन हो गया, ताजमहल इत्यादि वगैरह जो है ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, तो इन्हें जो है हमें सुरक्षित रखना है, न कि उन्हें तोड़फोड़ करना है। इनके अलावा अनुच्छेद 50 है, न्यायपालिका से कार्यपालिका अलग है ना, और ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, तो ये आर्टिकल 50 में है। अनुच्छेद 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को संवर्धन या बढ़ावा देना, ठीक है। अब आता है यहाँ से आपका डीपीएसपी क्लोज हो जाती है, डीपीएसपी यहाँ से क्लोज हो जाती है, भाग 4 खत्म हो जाता है। अब 4 के ए में एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 ए, ठीक है। 4 के ए में एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 ए, जो कब जोड़ा गया था संविधान में, 1976 में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था। कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य पे काम किए थे, एसएससी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, 8 प्रकार का। जोड़े कितने प्रकार के गए थे उस समय, 10 प्रकार के। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 प्रकार के। तो ये कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। मौलिक कर्तव्य ऐड होने के समय देश के पीएम कौन थे, आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस भी बता दिया तो उससे भी आप पकड़ लेंगे अगर नॉलेज नहीं है तो, और अगर सुने हैं कई बार तो ऐसे ही झट से मार दीजिएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 51 ए को हम विस्तार से नीचे देखेंगे तो इस स्लाइड के बाद। पहले हम 52 पे चलते हैं। देखिए 52 से लेकर जो है 61, ये सीधे पकानी कोका दियो दशम में आपको याद करना है। पकानी कोका दुयो दशम, इसको याद करना है। ये 52 से 61 तक आपका याद हो जाता है, यहाँ से मिला लेंगे। भारत के राष्ट्रपति का पद, प से पद, यहाँ से राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल डायरेक्ट हिट करता है 52 से 61।
आर्टिकल 53 कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होना। का से कार्यपालिका, मैंने बताया था कि कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित तो है, लेकिन नाम मात्र का जो है कार्यपालिका प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। बाद बाकी जो पावर का यूटिलाइज करता है वो पीएम के माध्यम से होता था। अगर वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कहेगा तो पीएम आंसर होगा और राज्य में सीएम आंसर होगा। और राज्य में कार्यपालिका का प्रधान नाम मात्र का कौन होता है? राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 54 क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? देखो, नी से निर्वाचन, पकानी में क्या है? तीसरा वर्ड नी, तो नी से निर्वाचन। निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। या फिर जहां यूनियन टेरिटरीज के अंदर विधानसभा की व्यवस्था है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी इत्यादि के अंदर विधानसभा की व्यवस्था है, तो वहां के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है भाई। इनके अलावा अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, है ना, पकानी कोका, है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, कोका में कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन होना पात्र, दुयो में दोबारा, है ना, दुयो, यो से योग्यता। अनुच्छेद 58 मतलब योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, है ना। राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए? एक क्वेश्चन और बता देना, न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए आपके। ठीक है भाई। इनके अलावा अनुच्छेद 59 निरस्त, है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधित प्रावधान को हटाया गया था। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान है 60 के अनुसार। और अनुच्छेद 61 क्या है? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है, यह आर्टिकल 61 के अनुसार होते हैं। ठीक है भाई। इनके अलावा नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको कहा कि आर्टिकल 51A जो है ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है जिसमें आपको 11 चीज़ देखने को मिलेगा, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। आर्टिकल 51 के ए में संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये पहला है। आर्टिकल 51 के बी में है कि उन महान आदर्श वाक्यों को संजोना जिन्होंने हमें देश रक्षा के लिए प्रेरित किया है। आर्टिकल 51A का सी है कि संप्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखना है। एक के डी में है देश की रक्षा करना और जरूरत पड़े जाने पर, है ना, राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। आर्टिकल 51 के में है कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभावीय विविधता को पर सद्भाव, इसको बढ़ावा देना है, न कि इसमें जो है टूट फूट करना है। ठीक है। जो भी महिलाओं का सम्मान करना और जो भी अपमानजनक प्रथा है उनके तरफ कम ध्यान देना या फिर उनको त्याग करना है। इनके अलावा इसी प्रकार से आप ई के बाद एफ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है ना, हमारी मिली जुली संस्कृति को बढ़ावा देना, महत्व देना। एक के जी में है वन, झील, पर्यावरण यानी जो भी नेचुरल चीज़ है उनकी देखभाल करना, दया भाव रखना। आर्टिकल 1 के एच में है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जांच और भावना को विकसित करना। 1 के आई में है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जे में है व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में सभी उत्कृष्टता के साथ प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो। इनके अलावा आर्टिकल 51 के ए के के में जो सबसे लास्ट में 2002 में ऐड किया गया था कि किसी भी पेरेंट्स को या फिर जो भी कोई बच्चे को पाल रहा हो, है ना, तो उनको जो है उन बच्चे को शिक्षा दिलाना उनका कर्तव्य है। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति के चुनाव को भरने और समय की व्यवस्था। अनुच्छेद 63, अब यहाँ से उपराष्ट्रपति का पद स्टार्ट होता है, मतलब उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति देश में किसी भी कारणवश मौजूद नहीं होते हैं तो उस समय राष्ट्रपति के चार्ज में उपराष्ट्रपति साहब होंगे। कल हमने आपसे पूछा था कि जो जगदीप धनखड़ साहब है कितनेवें क्रमांक के उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि अब वो इस्तीफा दे चुके हैं। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करना। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 64 के अनुसार इस प्रकार की जो है पद को उन्होंने धारण किए हुए हैं। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्य संभालता है, ये 65 इस प्रकार की बात करता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे तो निर्वाचित हो मनोनीत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद से को भरना और समय की व्यवस्था। ठीक है। इनके अलावा अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 70 जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्रावधान है। 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कहाँ पर होता है? ओनली सुप्रीम कोर्ट में होता है। ये आपको आर्टिकल 71 में इस बात की मेंशन मिलेंगे। आर्टिकल 72 है कि कोई भी कदाचार सिद्ध व्यक्ति है उनको क्षमा, माफ़ी या सजा को कम करना, ये सब राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ तक कि फांसी के अधिकार को भी इनके सहमति से माफ़ किया जा सकता है। आर्टिकल 73 केंद्र की कार्यपालिका का शक्ति विस्तार है। और 74 और 75 क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए
मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेवारी। तो ये दोनों को हम इकट्ठे रूप में मंत्रिपरिषद से संबंधित आर्टिकल है ऐसा कह देते हैं। इनके अलावा आर्टिकल 76 काफ़ी इंपॉर्टेंट, पोस्ट है इंडिया का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति किए जाते हैं। लाइक कर दिए क्या? नहीं कर दिए तो अच्छा लग रहा है तो कर दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक तो कम से कम करो। क्यों दिल पे पत्थर रखे हो कब तक रखोगे? ठीक है। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 77 केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य, अनुच्छेद 78 यहाँ पे प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं, न कि प्रधानमंत्री जो है निर्वाचित होते हैं, इनकी नियुक्ति किया जाता है। और प्रधानमंत्री बनते कौन हैं? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता बनते हैं। जैसे अभी बीजेपी के कोई नेता प्रधानमंत्री होंगे, मीन आपका मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी साहब हैं, है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 79 संगठन संसद का गठन है। इनके अलावा अनुच्छेद 80 ये राज्यसभा की संरचना है। देखिए 79 के अनुसार एक क्वेश्चन मतलब एक पॉइंट कहा गया है कि सदन का लोअर जो आपका हाउस होगा ये आपका लोकसभा होगा, और यही पार्टिकुलर पॉइंट उठा के आपके 2024 के एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग इस बात की पुष्टि होती है कि लोकसभा भारतीय संसदीय व्यवस्था में निम्न सदन होंगे। बच्चे ने 81 आंसर लगा दिया, जो सर्वश्रेष्ठ मतलब गलत है, बहुत बड़ी गलती है, मिस्टेक है, क्योंकि संसद का जो संरचना है, गठन है, ये इस बात की पुष्टि होती है यहीं से। ठीक है। और लोक के बारे में आपको मिलेगा कहाँ पे? आर्टिकल, है ना, 81 के अंदर। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में। तो इनको हम तीनों से आपने सरल याद रखे थे, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। नेक्स्ट है हमारा 82 जनगणना के बाद सीटों का पुनर्विन्यास, और 83 लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट 84 संसद के सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। 85 संसद के सत्रों का आह्वान और स्थगन कौन करते हैं? ओनली प्रेसिडेंट के पावर में है कि भाई स्थगन या फिर सत्रों का आह्वान या संसदीय सत्र की जो है रुकावट या फिर रोकना, ये सब किसके जिम्मे में है? 85 आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति के जिम्मे में है। लेकिन सिर्फ लोकसभा को, राज्यसभा कभी भी विघटित होता है क्या? नहीं होता है राज्यसभा विघटित। और उसी प्रकार से राज्यों में विधान परिषद भी कभी विघटित नहीं होता है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति के संसद में संबोधन, अनुच्छेद 87 संसदों में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। अब देखिए एक संबोधन होता है और एक विशेष संबोधन होता है, ये दोनों आर्टिकल आपको ध्यान रखना है सर, है ना। संबोधन खाली कहेगा तो 86, विशेष संबोधन कहेगा तो आपका 87। उसी प्रकार से राज्यपाल का 176 वाली आर्टिकल याद कीजिए। इनके अलावा पढ़ेंगे इसी में आर्टिकल 88 अटॉर्नी जनरल और मंत्रियों को जो है संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन अटॉर्नी जनरल को वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ये दोनों जो है आर्टिकल 89 में है। इनके अलावा अनुच्छेद 90 सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होना या उन्हें हटाया जाना। 91 सभापति और उपसभापति के कार्यकाल का निर्वहन। अनुच्छेद 92 सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ता। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं। अब हम लोकसभा की बात करेंगे। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद से रिक्त होना या हटाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन। अनुच्छेद 96 लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पर अध्यक्षता। ठीक है भाई, इन्हें भी ध्यान रखना। इनके अलावा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति मैंने आपको एक बताया था कि भाई प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट साहब करते हैं आर्टिकल 95(1) के थ्रू। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे जोड़ लेना, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। और प्रोटेम स्पीकर जो है मेन स्पीकर के आने तक जो है लोकसभा में स्पीकर के जैसा रोल अदा करते हैं और शपथ दिलाने में भी मदद करते हैं। ठीक है भाई, इस बार कौन थे आपका जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुई तो उसमें कौन थे आपका प्रोटेम स्पीकर? आप लोगों से डिमांड करूंगा आंसर, कई बार आपको जो है बता चुका हूं। मेहताब नाम था, थोड़ा सा मैं दे देता हूं क्लू, नफरथरी मेहताब था भाई। इनके अलावा जो ये आपका एक सेकेंड, ठीक है, अनुच्छेद 94 है ना,
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हुआ हटाना। अनुच्छेद 95 मैंने अभी बता दिया, और 95 का एक भी याद रखना, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन स्पीकर की सिलेक्शन होती है लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही, ठीक है, और अपने में से भी एक स्पीकर चुना जाता है। अनुच्छेद 96 लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पर अध्यक्षता। 97 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। तो यहाँ पे जो भी संसदीय बड़े बड़े अधिकारीगण हैं उनकी जो वेतन भत्ते की बात हो रही है 97 में है, ध्यान रखना। 98 में क्या है, संसद के सचिवालय। 99 में संसद के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान, और 100 में है संसद में मतदान और बहुमत के नियम, ठीक है भाई। अब आते हैं 101 में, संसद की सदस्यता की योग्यता की स्थिति की सीट का रिक्त होना। 102 संसद के सदस्यों के लिए अयोग्यता। 103 अयोग्यता के मामले में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निर्णय। 104 संसद के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से बैठने और मतदान करने पर दंड। 105 संसद और उनके सदस्यों का विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार जो है ये आर्टिकल 105 में है, ठीक है भाई। इनके अलावा आपने देखा होगा एक छोटी सी बात पे संसद में कभी कभी ऐसे स्टूल वगैरह भी लोग जो है थपथपाने लगते हैं, तो अगर ऐसा देखा जाए हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस लिया जाए तो सब दिन झगड़े होगा संसद में। तो ये सब कुछ विशेषाधिकार जो है ये आर्टिकल 105 में है। 106 क्या है, संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ते। यहाँ पे संसदीय सदस्यों का वेतन और भत्ते हैं। इससे पहले जो हमने देखे थे 97 उसमें जो है सदनीय जैसे स्पीकर, उपाध्यक्ष, उनका वेतन भत्ते की बात हुआ रहा था। 107 संसदों में विधेयकों का प्रारंभ और पारित होना, है ना, कैसे होता है, सब विधेयक की अपनी अलग अलग है कि किस प्रकार की विधेयक किस बहुमत से होगा, किस साधारण बहुत से होगा, बहुमत से होगा, ये तो अलग बात हो गई। इनके अलावा 108 ये ज्वाइंट सीटिंग की व्यवस्था है। कौन बुलाते हैं, प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक बुलाते हैं। अनुच्छेद 109 धन की विधेयक का प्रारंभ और पारित होना। अनुच्छेद 110 कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस बात की बात हो रही है, ये धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। और धन विधेयक जारी करने वाला जो स्पीकर है कि भाई ये धन विधेयक है या नहीं, उस पर अंतिम निर्णय किसका होगा, स्पीकर का होगा। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी, ठीक है। अनुच्छेद 112 बजट शब्द से संबंधित है, लेकिन बजट कहीं मेंशन नहीं है, उस जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का मेंशन किया गया है। हमारा वित्तीय ईयर जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, अगले साल की 31 मार्च तक चलती है, ठीक है। पहले आरबीआई का अलग हुआ करता था, लेकिन अब आरबीआई का भी एक ही कर दिया गया है। अनुच्छेद 113 वार्षिक वित्तीय विवरण पर संसदीय की कार्यवाही। 114 अनुदान की मांगे और अनुमोदन पर विनियोग विधेयक। अगर आपसे पूछे विनियोग विधेयक कहाँ पे, आर्टिकल 114। आर्टिकल 115 अतिरिक्त अनुदान और अनुदान की क्षतिपूर्ति। अनुच्छेद 116 अंतरिम अनुदान, अतिरिक्त या पूरक अनुदान। 117 वित्तीय विधेयक। देखिए यहाँ पे धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में डिफरेंस जो है ये बाकायदा अलग आर्टिकल में भी रखा गया है। धन विधेयक कहेंगे तो 110 आंसर करना है, लेकिन वित्तीय विधेयक कहेंगे तो 117 आंसर करना है, ठीक है भाई। 118 क्या है, संसद के कार्य प्रणाली और कार्य संचालन के नियम से संबंधित है। 119 संसद की कार्यवाही में जो भाषा इस्तेमाल होगी, अभी इस पर भी कुछ दिन पहले लपट चली थी। इनके अलावा अनुच्छेद 120 संसद में भाषा का प्रयोग, ठीक है। 121 संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध। अनुच्छेद 122 संसद की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 124 भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते, है ना। कितनी एज है रिटायरमेंट की सर्वोच्च न्यायालय में, 65। और टोटल अभी जजेस कितने हो सकते हैं, 33 + 1 यानी 34 है अभी क्षमता सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। इनके अलावा अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति साहब। अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पुनः आवाहन। इसके अलावा 129 सर्वोच्च न्यायालय एज ए रिकॉर्ड न्यायालय होगा, है ना। और हाई कोर्ट रिकॉर्ड अभी न्यायालय होता है कितना, 215 के थ्रू। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय में बैठक का स्थान। अनुच्छेद 131 राज्यों और केंद्रों के बीच विवादों पर मूल अधिकारिता। 131 से अभी निरस्त है, ठीक है। 132 संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार। देखिए बहुत अच्छा है, 32 क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 132 क्या है, संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार। तो दोनों अधिकार लग रहा है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों में अपील का अधिकार, और 134 आपराधिक मामले में अपील का अधिकार। तो ये देखिए यहाँ पे संवैधानिक मामला, दीवानी मामला और आपराधिक मामला 32, 33, 34 100 जोड़ लेना अपने मन से, याद रखने की जो है ईजी होगा। अपील पर
प्रमाण पत्र का प्रमाण 134A में है। 135 संघीय न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार स्थानांतरण। इसके अलावा अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति से अपील का अधिकार। 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों को पुनर्विचार, जो आपका जो है फिर से देखरेख करता है ना, पुनः जो है सोचते हैं, विचार करते हैं, इस पे है। 138 ये VVI है और 143 भी VVI रहेगा, अभी आगे आएगा, ठीक है। इनके अलावा 138 सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विस्तार, कौन कौन से क्षेत्र देखते हैं। अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामले में अधिकार जारी करने का अधिकार। 139 ये मामलों का स्थानांतरण। 140 संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना। 141 सर्वोच्च न्यायालय में देश के लिए बाध्यकारी, है ना, निर्णय देश के लिए बाध्यकारी, जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, पूरे देश में जितने भी कोर्टेज हैं या जनता, अगर जनता के बारे में बात कहा जा रहा है तो सभी आदमी इस चीज़ को फॉलो करेगा, क्योंकि न्यायपालिका में इससे बड़ा बॉडी कोई भी नहीं है। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 143 VVI राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श, इसे VVI कर लेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। इनके अलावा अनुच्छेद 144 सभी प्राधिकरणों में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करना। अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय के नियम। अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी और खर्च, इन्हें भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 147 सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में परिभाषाएं। 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे अपन कैग कहते हैं, अभी कैग कौन है, कमेंट। इनके अलावा 139 क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो कर्तव्य हैं, शक्तियां हैं, यानी कैग की जो शक्तियां हैं, है ना, इसके बारे में उपबंध किया गया है। 150 भारत की खातों की रूपरेखा। 151 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको सौंपता है, प्रेसिडेंट को सौंपता है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 152 राज्यों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अब यहाँ से जो है ना राज्य स्टार्ट होगा, ठीक है भाई। इनके अलावा 153 राज्य में राज्यपाल, जो राज्य में कार्यपालिका का प्रधान भी होगा, आर्टिकल 154 के अनुसार यहाँ पे लिखा भी है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, और कब तक पद को धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति साहब चाहे। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के लिए जो योग्यता है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के कार्यकाल और शर्तें। कार्यकाल कितने होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। इनके अलावा 159 राज्यपाल की शपथ प्रतिज्ञा। 160 राज्यपाल में कार्य के निर्वहन के लिए प्रावधान। 161 अब यहाँ देखिए, जिस प्रकार से राष्ट्रपति साहब को आर्टिकल 72 में दिया गया था पावर कि भाई कोई भी कदाचार सिद्ध व्यक्ति को जो है क्षमा माफ कर सकते थे, इसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल के पास भी है 161 के अनुसार। 162 राज्य में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, केंद्र में कैसा होता था, 74 के अनुसार, ठीक है, 74-75। 164 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेवारी, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल से करते होंगे, आपका कौन, राज्यपाल। आप लोग कमेंट कर लेना CM की नियुक्ति किस आर्टिकल से होती है, इस बात से पकड़ सकते हैं तो पकड़ते ही हैं। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 से होती है। महाधिवक्ता जिस प्रकार से केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से किसी पार्टिकुलर राज्य में जो सबसे बड़े कानूनी अधिकारी या विधिक अधिकारी होते हैं वो महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल, ठीक है। इनके अलावा 166 राज्य सरकार में कार्यों का संचालन। 167 मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं। 168 राज्य विधानमंडल का गठन, ठीक है। इनके अलावा जिस प्रकार से यहाँ पे राज्य विधानमंडल का गठन 168 में है, केंद्र में इसे रिलेट करेंगे 79 से, संसद का संरचना, ठीक है भाई। इनके अलावा 169 है ना, राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति, यानी जो संसद में राज्यसभा है उसकी बात हो रही है सीधा सीधा यहाँ पे, तो ठीक है। लेकिन राज्यसभा तो पूर्ण रूप से अस्थायी है, लेकिन किसी भी राज्य में है ना आपका जो है विधेयक पारित करके उस राज्य से विधान परिषद को टोटली जो है इनहेलिट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, या अगर नहीं है स्थापित करना चाहे तो किया जा सकता है। लेकिन अगर है तो उसके कार्य को स्थगन नहीं किया जा सकता है। आई होप आप बात को समझे, है ना। बिल्डिंग वहां हटाया जा सकता है, लाया जा सकता है, लेकिन अगर है तो उसके कार्य को नहीं रोका जा सकता, ठीक है। 170 राज्य विधानसभा की संरचना। 171 राज्य विधान परिषद की संरचना, है ना। 172 राज्य विधानमंडल का कार्यकाल, ठीक है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होंगे, है ना, और अधिकतम कितने हो जाएंगे, तो उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3
1/3 सदस्य से अधिक नहीं होंगे, है ना। राज्य के विधानसभा की जो संरचना है मैक्सिमम 500 होंगे और न्यूनतम 60 सदस्य से कम नहीं होंगे। हालांकि इसके अपवाद भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा आर्टिकल 173 में कहता है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए जो योग्यता है ना। 174 राज्य विधानमंडल का सत्रों का आह्वान और स्थगन है। 175 राज्यपाल का विधानमंडल को संबोधन और विशेष संबोधन, यहाँ पे आ जाइए सर, संबोधन और विशेष संबोधन। इसी प्रकार से प्रेसिडेंट साहब का भी था, है ना। तो प्रेसिडेंट साहब का ही जो है इमेज है राज्यों के अंदर, राज्यपाल ऐसा आप समझ सकते हैं और कुछ भी नहीं। और पीएम का जो है आपका साइडो कर सकते हो सीएम को राज्यों के अंदर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 175 राज्यपाल का विधानमंडल का संबोधन और विशेष संबोधन 176 में है। इस बात को ध्यान रखना, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 177 महाधिवक्ता और मंत्रियों विधानमंडल में भाग लेने का अधिकार, जैसे वहाँ पे अटर्नी जनरल और संसदीय सदस्यों को जो है मंत्रियों को कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार था, यहाँ पे 177 में है। 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या हटाया जाना। 180 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन। 181 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पर अध्यक्षता। देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया था कि जब अध्यक्ष यानी विधानसभा के अध्यक्ष को हटाए जाने की बात वाली प्रस्ताव चल रहा हो, विचाराधीन हो, तो उस समय वो अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ये वाली पॉइंट इसी आर्टिकल से निकल के आई थी। आर्टिकल 182 विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 183 विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या हटाया जाना। इनके अलावा आर्टिकल 184 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का संरक्षण, है ना। इनके अलावा 185 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ता 185 में है। 186 राज्य विधानमंडल के सदस्यों का वेतन और भत्ते। 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। 188 विधानमंडल के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा। 189 विधानमंडल में मतदान और बहुमत के नियम, जो है किस प्रकार से मतदान वगैरह होंगे। 190 विधानमंडल की सदस्यता छोड़ने या अयोग्यता पर सीट का रिक्त होना। 191 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता। 192 अयोग्यता के मामले में निर्णय राज्यपाल द्वारा, वहां पे राष्ट्रपति द्वारा होता था, यहाँ राज्यपाल द्वारा होगा। 193 सदस्य द्वारा अवैध रूप से बैठने और मतदान करने पे दंड है। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल उनके सदस्यों के जो विशेषाधिकार है, वहां पे कैसा विशेषाधिकार था, आर्टिकल 105 के अनुसार था। राज्यों में कैसा विशेषाधिकार है, 194 में है। तो चीजों को अगर आप रिलेट करते हो तो याद रखने में काफी सहूलियत होगी, जिस प्रकार से मैं सिखाता हूं रिलेट करके पढ़ना, ठीक है भाई। विधानमंडल में सदस्यों का वेतन और भत्ता। 196 राज्य विधानमंडल में विधेयकों का प्रारंभ और पारित होना। 197 राज्य विधान परिषद में विधेयकों का पारित होना। 198 धन विधेयक का प्रारंभ और पारित होना, है ना। इनके अलावा ये तो वहाँ पे कहाँ पे था, 109 में था। और यहाँ पे धन विधेयक की परिभाषा वहाँ पे कहाँ पे था, 110 में था। संसद मतलब केंद्र वाली बात में, राज्य में 199 में होगा। 200 में क्या है भाई, राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी। इसके अलावा 201 राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक पर विचार। 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, वहां पे कौन सा बजट का था, 112। कौन सा था भैया, 112। 203 अनुदान की मांगों का अनुमोदन, है ना। जो आपका 204 है विनियोग विधेयक है, केंद्र में 114 में ये चीज था। 205 अतिरिक्त पूरक और अंतरिम अनुदान। 206 अंतरिम अनुदान और आकस्मिक व्यय। 207 राज्य के वित्तीय विधेयक, है ना, वहां पे था राज्य के वित्तीय विधेयक कितना में, याद कीजिए थोड़ा सा, कितने में था, मैंने जोर डाल के बताया भी था। वित्तीय विधेयक और धन विधेयक में माइनर सा डिफरेंस है, दोनों के लिए अलग से आर्टिकल का उपबंध भी किया गया है, बोला था। 208 राज्य विधानमंडल की कार्य प्रणाली और राज्य संचालन के नियम। 209 विधानमंडल की कार्यवाही में भाषा। 210 राज्य विधानमंडल में भाषा का प्रयोग। 211 विधानमंडल में न्यायाधीशों का आचरण पे चर्चा निषेध होगा, है ना। अब देखो ये सब क्यों होता है, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका लगे भाई, तो इस जो हस्तक्षेप नहीं करते एक दूसरे के काम में, तो इस प्रकार की जो है बात वहां पे नहीं उठाया जाएगा, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में। अनुच्छेद 212 राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, यहां देखो नीचे लिखा है। इनके अलावा राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार 213 और राष्ट्रपति के थे 1, 2, 3, इसमें 2 को पहले लिख दो तो राज्यपाल का हो जाता है भाई, है ना। 214 उच्च न्यायालय का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 था, इसमें भी 2 को पहले लिख दो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का हो जाता है। तो चीजों को समझेंगे, याद आसाम से हो जाता है। 215 यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका उच्च न्यायालय की अवमानना का दंड देने की शक्ति, है ना।
इनके अलावा रिकॉर्ड न्यायालय है, इसे रिकॉर्ड न्यायालय कहेंगे, है ना। ये रिकॉर्ड न्यायालय वाली जो बात है ये सही है, इसके हिंदी का अर्थ निकलेगा। इनके अलावा अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल, 218 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण का प्रावधान। स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो कार्यकाल है कितने वर्ष तक करेंगे? 62 वर्ष तक। 219 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की शपथ प्रतिज्ञा। 220 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पुनः प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध। 221 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते। 222 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण तबादला। 223 कार्यवाहक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनः आह्वान, बुलाते हैं ना। इनके अलावा उच्च न्यायालय में अधिकारियों का संरक्षण। 226 ये रीट जारी करते हैं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू करते थे, ये 226 के थ्रू करेंगे। 227 उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति। 228 मामलों का उच्च न्यायालय को स्थानांतरण। 228 ये निरस्त हो चुके हैं। 229 उच्च न्यायालय का कर्मचारी और खर्च, ठीक है। 230 संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार, ठीक है। इनके अलावा जैसे बहुत सारे आप देखेंगे कि यूटी के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है, वो दूसरे पे डिपेंड है। जैसे आपका लक्षद्वीप है, केरला वगैरह पे, केरला पे डिपेंड है। जैसे आपके अंडमान निकोबार है, कोलकाता पे डिपेंड है, तो वैसे ही है ना। इनके अलावा 2 या 2 से राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय की स्थापना, ये 231 है, ये भी अच्छा से याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पर काम करेंगे। वो कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये फैसिलिटी दी गई थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है 233 में है। ये पीडीएफ किसको दिया जाएगा भैया? जो हमारा एक्टिव रहता है एट अ टाइम, जो एक्टिव प्लान रहते हैं उन बच्चों को पीडीएफ दे दिया जाता है। जो भी मैं टॉपिक वाइज या अन्य चीज पढ़ाता हूँ अपने सीरीज से हटके, जैसे अभी 35 सीरीज चल रही है तो उसमें अभी 8 क्लास हो गई है ना। तो उसकी आज ये क्लास नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास है। लेकिन जो बच्चे एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू वाले सीरीज लिए होंगे 70 रुपये वाली और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, उनको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। हमारी एक नियम है, उस नियम को मत तोड़िए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे भी आएंगे, हमें पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। अरे भाई, जब तक जो है तुम नहीं लोगे ना, थोड़ी कोस्ट खर्च करके नहीं पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, जाने दीजिए, है ना। मैं हटिए 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। 234 न्यायिक सेवा में नियुक्ति, ठीक है। मैं इसलिए ये बात कहूँ कि कोई भी ये ना कहे कि आप पीडीएफ, है ना, जो है बच्चे उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। इनके अलावा अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय पर उच्च न्यायालय को नियंत्रण। 236 अधीनस्थ न्यायालय पर संदर्भ में परिभाषाएं। 237 न्यायिक सेवा में प्रावधानों और कुछ क्षेत्र विस्तार। 238 ये निरस्त हो चुके हैं दोस्त। इसके अलावा 239 क्षेत्रीय संघीय क्षेत्र का जो प्रशासन है वगैरह है, ये 239 में, इसे भी अपन वीवीआई करके मानेंगे। और जितने भी यूटी हैं उनके जो प्रशासक हैं या फिर उपराज्यपाल हैं उनको याद रखना है आगामी एग्जाम के लिए, वहाँ से क्वेश्चन आता है। खास करके अगर तबादला हुए हो तो फिर और ज़्यादा इंपॉर्टेंसी बढ़ जाती है। अनुच्छेद 239 से केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद। 39 ए इसे भी आपको जो है याद रखना है, ये दिल्ली को विशेष प्रावधान देता है, ठीक है। इनके अलावा अनुच्छेद 39 ए बी दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल होने की प्रावधान है। 39 बी में है केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का अध्यादेश अधिकार है। अनुच्छेद 240 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति का विनियम बनाने का अधिकार। 241 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, जैसे दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है जो पूरे देश का है, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय भी है। 242 निरस्त। 243 क्या है? अब ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स होंगे, इसको मैंने अलग से पढ़ा दिया हूँ तो आप वहाँ से कर लेंगे। आपको जो टुडे एग्जाम का टॉपिक वाइज दिया गया होगा उसमें आप 243 को मैंने अलग से करा दिया हूँ, 243 का ए से लेकर के, है ना, जितने भी इनके पार्ट है सभी को करा दिया हूँ। इसमें तो कम दिया गया है, जो बाद में ऐड किया गया वो भी पढ़ा दिया हूँ, तो आप वहाँ से देख लेंगे। मैं सीधे 244 पे आ जाता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 244 ए में असम का स्वायत्त राज्य का गठन कब किया गया था? असम का गठन, मैं सभी पूर्वोत्तर राज्य का गठन की बात मैंने आपको बता दिया था, और जो है ये भी बता दिया कि इनमें से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ये सब भी बताए थे। बताना असम का गठन कब हुआ था और सिक्किम का भी गठन कब हुआ था, दो को बता देना। इनके अलावा संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों का विस्तार। 246 संसद और राज्य विधानमंडल में विषयों की सूची। 246 से वस्तु और सेवा पर विशेष प्रावधान।
247 में संसद द्वारा अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। 248 में संसद की अवशिष्ट शक्तियां। यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है, तो आप कहेंगे संसद में। तो इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है? 248 से होती है। 249 है राष्ट्रीय हित में राजसूची के विषयों पर संसद की शक्ति। 250 आपातकाल में राजसूची के विषयों पर संसद की शक्ति। 251 राजसूची के संसद और राज कानूनों के टकराव की स्थिति में संसद का कानूनी प्रभावी होगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, राजसूची के विषय और जो आपका संसद और राज कानूनों के टकराव की स्थिति में संसद का जो कानून होगा वो ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा। राज्यों की सहमति से संसद द्वारा कानून बनना। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए संसद की शक्ति। समवर्ती सूची में संसद और राज कानूनों का टकराव, यानी समवर्ती सूची में जो है कैसा प्रावधान है कि राज्य भी कानून बनाता है और केंद्र भी कानून बनाता है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। इनके अलावा राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कानून की वैधता, ये आपके 255 में है, ठीक है। 256 राज्य सरकार और केंद्र के निर्देशों का पालन करना। 257 राज्यों के कार्यों पर केंद्र का नियंत्रण। 258 केंद्र में कार्य राज्यों को सौंपना। 258 राज्यों के कार्य केंद्र को सौंपना। यहाँ पे ये 200 एक्सचेंजेबल ऑफर है ना। इनके अलावा 259 निरस्त है। 260 भारत के बाहर कुछ क्षेत्रों का प्रशासन, है ना। 261 है न्यायिक कार्यवाही और सार्वजनिक कृत्यों की पूर्ण निष्ठा और श्रेय। 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा। अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा, जैसे अभी पाकिस्तान वाला जो जल विवाद है, सिंधु जल विवाद, तो ये सब जो निपटारा होगा, ये आर्टिकल कहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों के बारे में उपबंध आपको देखने को मिलेगा? 262 में। 200 अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, है ना। अध्यक्ष कौन होता है अंतर्राज्यीय परिषद का? एक क्वेश्चन और, बहुत सब बता चुका हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ, बिना बताए कुछ भी नहीं पूछूंगा कभी। अनुच्छेद 264 संघ और राज्यों के बीच समझौते। अनुच्छेद 265 कर का करारोपण केवल कानून द्वारा। इसके अलावा अनुच्छेद 66 और 267, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक समेकित निधि, आकस्मिकता निधि, और एक आपका भारत की आकस्मिक निधि है और एक संचित निधि होगा। यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा, है ना, देखिए, भारत की समेकित निधि और आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। संचित निधि के 266 मारेंगे और यहाँ पे आकस्मिक निधि कहेगा 267। इनके अलावा 268 संघ द्वारा लगाए गए करों की राज्य में वसूली। संघ द्वारा लगाए गए जो टैक्स होते हैं उसमें राज्य की जो हिस्सी होती है, हिस्सा। इनके अलावा 268 निरस्त है। 69 संघ द्वारा लगाए गए करों की वसूली और वितरण। 69A वस्तु और सेवा कर वसूली, जो भी टैक्स वगैरह है। 270 करों के राजस्व का राज्य का वितरण। 71 करों पर अभिभार लगाने का संसद का अधिकार। करों पर अभिभार लगाने का किसका अधिकार होता है? संसद का। कहाँ बात की पुष्टि होती है? 271 में। 272 निरस्त है। 273 पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों के अतिरिक्त अनुदान, है ना। इसके अलावा 274 कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की सिफारिश। नेक्स्ट है हमारा 275 राज्यों को अनुदान जो विशेष राज्य का दर्जा वगैरह मिलता है उनको नहीं दिया जाता क्या? इनके अलावा पेशों, व्यवसायिकों और रोजगार पर टैक्स लगाने की शक्ति। 276 277 मौजूदा करों का निरंतरता। 278 अभी नहीं चल रही। 279 भारत की आय की गणना। 279 ये जीएसटी से संबंधित है, ये इसको ध्यान रखने के VVI कर लेंगे, ये जीएसटी से संबंधित है। इसके अलावा जीएसटी का स्लैब बता दिया था 0, 5, 12, 18, 28%। जीएसटी और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इनके अलावा जो आपका अनुच्छेद 280 है, वित्त आयोग का गठन है, राष्ट्रपति साहब करते हैं। ये 5 सदस्यीय निकाय होती है और पंचवर्षीय निकाय होती है। अभी 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, उनमें अध्यक्ष कौन रहेंगे? अरविंद पनगड़िया। 281 वित्त आयोग की सिफारिश। 282 केंद्र और राज्यों के लिए लोक उद्देश्य हेतु व्यय। 283 राज्यों के भारत में राज्यों के निधियों का संचालन। 284 सार्वजनिक धन का जमा। 285 केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्य करों से छूट। इसके अलावा 286 राज्य पर टैक्स लगाने की शक्ति पर प्रतिबंध, है ना, राज्य टैक्स लगाने की प्रतिबंध है। 287 बिजली पर टैक्स से छूट, है ना। 288 कुछ उत्पादों पर कर लगाने की शक्ति का प्रतिबंध, कुछ पर। 289 राज्यों की संपत्ति पर केंद्र कर से छूट। 290 राज्यों को वार्षिक भुगतान। 290A सिख गुरुद्वारा के लिए वार्षिक भुगतान, ठीक है। 291 निरस्त है। 292 केंद्र सरकार की उधार लेने की शक्ति। केंद्र सरकार की उधार लेने की शक्ति, राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति। अगला आर्टिकल रहेगा 293। 294 संपत्ति अधिकार और दायित्व का हस्तांतरण।
295 संपत्ति अधिकार और दायित्व का उत्तराधिकार। 296 उत्तराधिकार न होने पर संपत्ति का निपटान किस विधि से किया जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा। 297 समुद्री संपदा और संसाधन, ठीक है। 298 केंद्र और राज्य का व्यापार और अधिग्रहण करने का अधिकार। 299 सरकारी अनुबंध। 300 सरकार पर मुकदमा। 300 का ये संपत्ति का अधिकार जो पहले कहाँ पे था, 31 में था, और ये कहाँ था, मौलिक अधिकार था, अब कौन सा, विधिक अधिकार हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इनके अलावा अनुच्छेद 301 वाणिज्यिक व्यापार और संपर्क की स्वतंत्रता। 302 संसद द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध, है ना, उनको लगे तो करवा सकते हैं। इनके अलावा 303 राज्यों के बीच भेदभाव का निषेध। 304 राज्यों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध। 305 मौजूदा कानूनों की सुरक्षा, है ना। इसके अलावा 306 निरस्त संक्रमणकालीन वित्तीय प्रावधान, अब ऑब्सोलेट, संपत्ति और ऋण विभाजन इत्यादि, ये इसको काट के ही चलेंगे। 307 अनुच्छेद 304 और 5 में परिवर्तन हेतु प्राधिकरण किया गया है 307 में। इनके अलावा 308 सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित परिभाषाएं। 309 केंद्र और राज्यों के सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तें। 310 सेवाओं का कार्यकाल। 311 बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा। 312 अखिल भारतीय सेवाओं का संगठन। 312 अखिल भारतीय सेवाओं पदों का संरक्षण। 313 अब लगभग निरस्त है तो इसे जाने दीजिए। 314 भी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे 15 लोक सेवा आयोग, ठीक है। 315 में 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। कितने होते हैं यूपीएससी में सदस्यों की संख्या, तो आप कहेंगे फिक्स नहीं है, ठीक है। अभी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है आप लोग बताना, ठीक है, क्योंकि प्रीति सूदन भी हट चुकी। इससे पहले मनोज कुमार सोनी थे, प्रीति सूदन आए, फिर एक दूसरा आए, बताएंगे आप। इनके अलावा 317 लोक सेवा आयोगों के सदस्यों का हटाया जाना। 318 लोक सेवा आयोग की शर्तें। 19 लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर पुनर्निर्वाचन प्रतिबंध। 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। इसके अलावा 321 अतिरिक्त कार्य सौंपने का अधिकार। 22 लोक सेवा आयोग के जो खर्च होते हैं 23 निरस्त होगा। 23 का ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण लोक सेवा संबंधित है भाई। 323 के भी कुछ विषयों पर न्यायाधिकरण, अब यहाँ से जो है निरस्त के बाद जो है हम अलग से पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, यहाँ से दूसरा चीज़, अब हर चीज़ में लोक सेवा आयोग नहीं जोड़ना है, ठीक है। इसके अलावा 324 से आगे हम चुनाव आयोग वाले बात करेंगे, ठीक है। 324 चुनाव आयोग का गठन और शक्तियाँ। 325 मतदाता सूची में किसी के साथ भेदभाव का निषेध। 326 सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार 18 वर्ष। इनके अलावा 327 संसद के चुनाव संबंधी शक्तियाँ। 328 राज्य विधानमंडल की चुनावी संबंधी शक्तियाँ। 329 चुनावी संबंधी न्यायालय का अधिकार। 329 से निरस्त है। 30 में और 31 में, और 30 31, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण, ये 30 में है, ठीक है। 331 में है लोकसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि, लेकिन अब जो है ये समाप्त हो चुका है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ का जो है अब लोकसभा में नियुक्ति नहीं करते हैं राष्ट्रपति, नहीं तो पहले जो है 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करना पड़ता था। राज्य विधानसभाओं में आरक्षण 332 और 333 के तहत राज्यपाल जो है राज्य के विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते थे, जो अब ये भी जो है प्रचलन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 334 आरक्षण की अवधि। 335 सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों का दावा जो है। 336 कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का दावा। 337 एंग्लो इंडियन शिक्षा में अनुदान। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 300 यहाँ पे जो 338 है ना, ये आपके काम के हैं। 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338 भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी, तो ये ध्यान रखना है। और 339 भी अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण, तो यहाँ पे जो आयोग है वो 3 है ना, 338 है और 338 भी, ये तीनों को अलग से याद रखना, काम आती है। इनके जो हेड होते हैं एट अ टाइम वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 340 पिछड़े वर्ग के जांच के लिए आयोग। 341 अनुसूचित जातियों की सूची। 342 जनजातियों की सूची 342 है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची। 343 आधिकारिक भाषा। 344 आधिकारिक भाषा आयोग। 345 राज्यों की आधिकारिक भाषा, ठीक है। 346 राज्यों के और केंद्र के बीच भाषा की संचार। 347 किसी भाषा के प्रयोग को मान्यता देने का प्रावधान। 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा। 339
अनुच्छेद 348 में संशोधन पर प्रतिबंध। अब 348 जो है ये देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषा है ना, इसे संशोधन का अधिकार नहीं देता है कौन, 349 आर्टिकल। 350 शिकायतों के निवारण के लिए भाषा का प्रयोग। 50 का एक प्राथमिक शिक्षा में मातृत्व भाषा का प्रावधान। 350 भी अल्पसंख्यक भाषा के लिए विशेष अधिकारी। इनके अलावा हिंदी का विकास 351 है ना। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। 353 आपातकाल में केंद्र की शक्ति। 354 आपातकाल में वित्तीय प्रावधान। 355 राज्यों की रक्षा का केंद्र का कर्तव्य और 356 राष्ट्रपति शासन। 357 राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 आपातकाल के लिए आर्टिकल 19 का निलंबन। जब आपका आर्टिकल 19 में जो मैंने ग्रुप ऑफ आर्टिकल दिखाया था, तो 358 जब रहेगा तो उस समय इसका निलंबन हुआ रहता है। 359 मौलिक अधिकारों का परिवर्तन निलंबित करना। 359 ये आपका जो है निरस्त है। 360 आपके वित्तीय आपात है, इंडिया में एक भी बार नहीं लगा है। 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल के दायित्व का संरक्षण। 361 ए समाचार पत्रों के लिए संरक्षण। 361 बी कुछ पदों के लिए अयोग्यता। 62 निरस्त है। 63 कुछ विवादों में न्यायालय का अधिकार न होना। 363 है रियायतों के शासकों की उपाधियों का अंत। जो पहले रियायत हुआ करता था, वहाँ जो शासकों की उपाधियों था, इन चीज़ का अंत यहाँ पे किया गया। सीधे सीधे उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। 364 कुछ अधिनियम का विशेष प्रावधान। 365 केंद्र और निर्देशों के पालन करने पर कार्यवाही। 366 परिभाषाएं दिया गया है। 367 संविधान की व्याख्या किया गया है। 368 संविधानिक संशोधन चीज है जो आपके अफ्रीका से लिया गया है। 370 जो आपका जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान अब निरस्त हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2019 में जो है यूटी बन गया। इनके अलावा 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान। 371 नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान। 372 असम के लिए विशेष प्रावधान। 373 सी मणिपुर के लिए से वीवीआई कर लेंगे। ये जो भी आपके प्रावधान है विशेष रूप से ये यहाँ से यहाँ तक वीवीआई कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। क्योंकि भाई कन्फ्यूजन बहुत है ना, किसको किसको याद रखें, तो ठीक से याद रखें इसको। 371 के बी असम के लिए प्रावधान है। सी मणिपुर के लिए। डी आंध्र प्रदेश के लिए। ई आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना है ना, लेकिन इसके लिए जो है समक्का सरलक्का विश्वविद्यालय जो है ये आपके कहाँ पे आए, तेलंगाना के अंदर आए बाद में, ठीक है। क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य जो है बाद में 2014 में और राज्य को जन्म दिया जिसका नाम है तेलंगाना, ठीक है। अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान। 371 जी मिजोरम के लिए प्रावधान। 371 एच अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रावधान है। 371 आई गोवा के लिए प्रावधान है। 371 जे कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान है। 72 मौजूदा कानूनों का निरंतरता। 372 ए मौजूदा कानूनों के संशोधन की शक्ति। 373 आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। 374 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन। एक सेकंड, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन। 374 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन। एक सेकंड, हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, कोई बात नहीं। 375 न्यायाधीशों की शपथ है। 376 उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति है यहाँ पे। अब ये सब जो है ना निरस्त है, आगे बहुत सारे चीज़ जो है आपके निरस्त हो गए हैं, ठीक है। तो ये थे भैया आज से जो है A to Z आर्टिकल के बारे में जानकारी। अच्छा लगे है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। नया टॉपर चॉइस ई बुक आया है, जिनको भी SSC सीरियल देना है, पढ़ के जाना। एडुकेटिव लेवल के क्वेश्चन आपके कथन बेस पे 70% से अधिक क्वेश्चन को पढ़ाए गए हैं। एक साथ आपको ई बुक फॉर्मेट में मिल जाती है, पढ़ के जाएंगे। साथ में कुछ टॉपिक वाइज दिया जाएगा, 40+ टॉपिक का कंटेंट, आप उससे पढ़ के जाएंगे, आपके एग्जाम अच्छे होंगे, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।